लिसनर्स, आज जो लेक्चर मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाँ, कोरोना पैंडेमिक ने हम सबके लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। ना इसने केवल हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है, हमारा वर्किंग स्टाइल, हमारा सोचने का तरीका सभी अपने आप में काफ़ी चेंज हो चुका है और काफ़ी बदल चुका है। अब इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत से लोगों ने अपने जो है जॉब को खोया है और बहुत से लोगों ने अपने वर्क जो है अपने पेरेंट्स को खोया है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो डेफिनेटली आज जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है कि हम अपने आप को सिक्योर कैसे करें और अपने मनी को जो है फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करें या अपने मनी को किस तरीके से मैनेज करें जिससे कि न केवल हम फाइनेंशियली सिक्योर हो सकें बल्कि जो है वो हम अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएँ, साथ ही साथ हम वेल्थ क्रिएशन भी कर पाएँ जिससे कि आने वाले समय में हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो भी ढंग से पूरी हो सकें। पुराने ज़माने में जब हमें ये बताया जाता था कि करोड़पति कैसे बने तो हम बड़े खुश हुआ करते थे और वो किताबें बड़े ध्यान से पढ़ते थे। तो मैं आपको जो आज फॉर्मूले बताऊंगी उससे न केवल आप इस पेंडेमिक के टाइम में अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं बल्कि आने वाले टाइम के लिए आप अपने लिए वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड दूसरा है वेल्थ क्रिएशन। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि जिस तरह कोरोना पेंडेमिक अचानक से आई है और इस पेंडेमिक के टाइम में जो कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी जॉब इस तरह चली जाएंगी या हमारी अर्निंग को जस्ट हाफ कर दिया जाएगा या 2-3 महीने के लिए हम विदाउट पे हो जाएंगे। ऐसे केस में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसे किस तरह गेन करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी ब्रेड विनर को या किसी भी कमाने वाले को ज़रूर करनी चाहिए लाइफ में अगर वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है। ये 3 चीज़ें क्या हैं? देखिए, इसमें पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ वो आती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि हर व्यक्ति को जो है अपनी ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस किस पर्पस के लिए लेना चाहिए? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस आज की डेट में जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का साधन है। लाइफ इंश्योरेंस आज रिस्क मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस जो है आज वो किसी जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं लिया जाता और ना ही वो जो है लाइफ इंश्योरेंस आपका जो है वो अ, अब टैक्स सेविंग के लिए लिया जाता है। हमारे ज़माने में लाइफ इंश्योरेंस जो दिया जाता था वो लिया जाता था या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर टैक्स सेविंग करने के लिए। तो एजेंट आकर हमको कहता था कि आप एंडोमेंट पॉलिसी ले लीजिए, आप जो है मनी बैक पॉलिसी ले लीजिए या आप जो है चाइल्ड प्लान ले लीजिए। लेकिन आजकल ये इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये बात पिछली भी वीडियोस में बताई थी कि ये हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है रिस्क के अगेंस्ट। कौन सा रिस्क? हमारी लाइफ का रिस्क कि अगर लाइफ में हमें कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस दौरान भी हमें एक फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले इंडिविजुअल को मिलती है मेंटल पीस। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस से आपकी फैमिली को क्या मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस से आपकी फैमिली को न केवल मेंटल पीस मिलती है बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। कल को आप रहें या ना रहें, लेकिन अगर आप नहीं भी होंगे तो एलआईसी उन्हें इतना मनी प्रदान कर देगा, लाइफ इंश्योरेंस उन्हें इतना मनी दे देगा कि न केवल वो मेंटल पीस में रहेंगे बल्कि फाइनेंशियल सिक्योर भी रहेंगे। और फाइनेंशियली सिक्योर होने के साथ उनके आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचेगी और उन्हें किसी के आगे भी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको अपनी पीछे की वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब सवाल ये आता है कि लाइफ इंश्योरेंस हमें कितना लेना चाहिए। देखिए, आजकल जो लाइफ इंश्योरेंस सबसे पॉपुलर है वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के फायदे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम प्रीमियम दे करके पर मंथ हम जो है बहुत सारा मनी जो है वो सिक्योर करा सकते हैं और मनी को हम जो है रिस्क कवर करा सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे एड टर्म इंश्योरेंस के सुन रहे होंगे कि 400 रुपये पर मंथ पर 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो आप 200 रुपये पर मंथ भी ले सकते हैं। आप एक पिज़्ज़ा मत खाइए,
उसकी जगह अपनी फैमिली को सिक्योर कराइए और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस दीजिए, खुद अपने लिए भी लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, जिससे कि आपकी डिसेबिलिटी के टाइम या एक्सीडेंट के टाइम एक फाइनेंशियल कवर आपको मिल सके। इसकी डिटेल पहले की वीडियोस में मेरे अवेलेबल है, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, जो अक्सर मुझसे जो है पूछते हैं लोग। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर ये माना जाता है कि आइडली इट शुड बी 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। 10 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए साल है और आप 8 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए वो 80 लाख रुपए का लेना चाहिए, यानी कि जो है ये 10 टाइम्स आपकी एनुअल इनकम का होना चाहिए। इसीलिए अगर आपकी इनकम जो है वो एनुअली 10 लाख रुपीज है, तो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए वो 1 करोड़ का लेना चाहिए। तो ये माना जाता है कि जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स जो है वो हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सेकेंड चीज जो हर अर्नर को करनी चाहिए, जितने भी यंग अर्नर्स हैं या जो लोग भी अर्निंग कर रहे हैं, ब्रेड विनर अपनी फैमिली के, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। कोरोना पेंडेमिक के दौरान आपको हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता चली, आपको ये भी पता चला कि इमरजेंसी आपके पास कभी भी आ सकती है और कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, और हॉस्पिटल में हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। तो हर एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कराते टाइम कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये मैंने आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पुरानी वीडियोस में भी बताई है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये कैशलेस होनी चाहिए। कैशलेस का मतलब है कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज हो तो आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत ना पड़े। तो हमेशा ऐसी पॉलिसीज को प्रेफर कीजिए जहाँ की आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है, और आप जाते हैं और अपना कार्ड देते हैं अपनी पॉलिसी का, और उसके थ्रू आपका भुगतान शुरू हो जाता है और विद इन 5-7 आवर्स शुरू हो जाता है। तो इट मस्ट बी कैशलेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर आती है कि न केवल ये कैशलेस होनी चाहिए, बल्कि इसमें वो सारे हॉस्पिटल कवर होने चाहिए जो कि आपके घर के आसपास हैं। क्योंकि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, बल्कि आप आसपास के हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होना पसंद करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं वो आपके नियरेस्ट अच्छे हॉस्पिटल्स को कवर कर रही हो और उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। तीसरा जो बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम हमेशा फ्लोटर पॉलिसी लीजिए। ये फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है? देखिए, फ्लोटर पॉलिसी वो होती है जिसमें कि आपकी फैमिली भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। फैमिली से आपका क्या मतलब है? आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड, आपके चिल्ड्रन और आपके पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स आपके ऊपर आश्रित हैं तो वो भी आपके जो है इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। ये कहलाती है फ्लोटर पॉलिसी। तो हमेशा जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, हमेशा फ्लोटर पॉलिसी के साथ में सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस कभी नहीं लेना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लेते टाइम ध्यान में रखेंगे वो है कि राइडर्स का ध्यान रखें। राइडर्स क्या होते हैं? देखिए, आजकल कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी और पहले भी बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को हम राइडर्स कहते हैं। एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या होगी? जैसे कि पहली कोरोना पेंडेमिक के टाइम जो नई पॉलिसीज में आ रही है, दैट इज होम क्वारंटीन। अब होम क्वारंटीन नया शब्द है जो कि कोरोना पेंडेमिक के टाइम में आप लोगों ने सुना और आपको इसकी जरूरत पड़ी। जैसे कि होम क्वारंटीन में अगर आपको हॉस्पिटल नहीं मिलता है और आपको घर पर ही क्वारंटीन किया जाता है 14 दिन के लिए, और आपको आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है या ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती है, और आप किसी भी कंपनी से ये घर देने के लिए कहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां होम आइसोलेशन प्रोवाइड कर रही हैं और होम क्वारंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और डॉक्टर आपको होम क्वारंटीन ऑक्सीजन बेड के साथ एडवाइस करता है। तो ये होम क्वारंटाइन का कवर भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए। 14 दिन का आपका जो भी खर्चा आता है होम क्वारंटीन में, क्योंकि अब तक जितनी भी पॉलिसी थी वो केवल हॉस्पिटल का कवरेज देती थी, लेकिन रिसेंटली इन्होंने राइडर्स में इस चीज को इंक्लूड किया है कि होम क्वारंटीन को भी ये देने लगी है। तो होम क्वारंटीन की फैसिलिटीज जो है इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए वो है ट्रैवल क्वारंटीन। देखिए, हम सब किसी न किसी वजह से ट्रैवल करते हैं, खासतौर से अर्नब। अगर आपको फ्रिक्वेंटली विदेश जाना पड़ता है या दूसरे राज्य में जाना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में, और आपको उस देश के या उस राज्य के नियमों के हिसाब से क्वारंटीन होना पड़ता है किसी होटल में या किसी रिजॉर्ट में या कहीं और,
जहां पर कि आपका खर्चा आता है। तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इस खर्चे को कवर करनी चाहिए। और ये ट्रैवल क्वारंटीन जो है 14 दिन का, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होना चाहिए। अगली हेल्थ पॉलिसी लेते टाइम आप इस बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट चीज जो आप ध्यान में रखेंगे वो है वेलनेस और टेली कंसल्टेंसी कॉस्ट। अभी तक जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आती थी, जनरली उसमें वेलनेस कवर राइडर के रूप में मिलता था। वेलनेस कवर क्या होता है कि अगर पूरे साल आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हो हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आपको जो है कंपनी फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान करती है, या आपको वाउचर दे देती है कि आप कहीं भी जाके 5,000 रुपये तक का या 2,000 रुपये तक का अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के टाइम में टेली कंसल्टेंसी की डिमांड बढ़ी है और डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल होने लगे हैं, और हम अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू डॉक्टर से ही टेली कंसल्टेंसी घर पर लेने लगे हैं, उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करके, तो न केवल ये वेलनेस का खर्चा बल्कि इस टेली कंसल्टेंसी का खर्चा भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए, ताकि आपके ये वेलनेस में काउंट होता है और ये टेली कंसल्टेंसी इसमें कवर होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए। अब सवाल ये आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें कितना लेना चाहिए और हमारा कवर कितना होना चाहिए। तो आइडली तो अब ये माना जा रहा है कि लगभग 20 लाख के बराबर आप ये कवर जरूर लें। लेकिन अगर आप 20 लाख नहीं भी ले पाते हैं तो 10 से 15 लाख का कवर आप जरूर लें। अभी आप एक अच्छा हॉस्पिटलाइजेशन या एक अच्छी सर्जरी या अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है जो कि किसी भी अर्नर को जरूर लेनी चाहिए, और लेते टाइम इन छोटी सी चीजों का कुछ कुछ ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो किसी भी अर्नर को या किसी भी कमाने वाले को ध्यान रखनी चाहिए वो है सेविंग या कॉर्पस फंड। हम लोग इंडियंस हैं और हम लोग स्वभाव से ही अपने कुछ ना कुछ बचाते हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि रेनी सीजन के लिए कुछ ना कुछ जरूर बचाना चाहिए। तो ये बात मैं भी आपको कहूंगी कि रेनी सीजन के लिए जरूर बचाइए, मुसीबत के टाइम के लिए जरूर बचाइए। और ये फंड होना चाहिए मिनिमम आज की डेट में आपका 10 लाख के करीब। 10 लाख बहुत ज़रूरी है, इसको बचाइए। हो सकता है कि इसको बचाने में आपको 4 से 5 साल लग जाए, और ये भी नहीं है कि आप 1 साल में बचा लेंगे। हो सकता है कि 4 to 5 years जो है आपको इसको बचाने में लग जाए। बट ये एक पर्पस फंड बनाइए 10 लाख का, इमरजेंसी फंड बनाइए और इसको अलग रख दीजिए, सबसे अलग, हर काम से अलग। और इसको यूज नहीं करना है, इसको केवल इमरजेंसी के टाइम यूज करना है। और ये आपका कॉर्पस फंड है। और इन 3 स्टेप्स को अपना करके आप जो है फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं, और फाइनेंशियली जो है वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, और इमरजेंसी मनी भी आपके पास हमेशा अवेलेबल हो सकता है। तो ये था कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे करेंगे। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, दैट इज वेल्थ क्रिएशन, यानी जिसे हम कहते हैं करोड़पति कैसे बने या फिर धनवान कैसे बने। तो करोड़पति और धनवान बनने का भी कुछ फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला होता है कि आप उसके हिसाब से अगर करेंगे काम तो आप बहुत आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। अब जो मनी आप बचाओगे उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होगा, हमेशा से अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से एक सेविंग की हैबिट डेवलप कीजिए कि इतना मनी आपको हर महीने बचाना ही बचाना है। ये एक अच्छी बात है कि इंडियंस में ये आदत शुरू से ही है, और वो अपनी मंथली सैलरी कभी भी पूरी तरह खर्च नहीं करते, उसे बचाते हैं। लेकिन जो बात मैं आपको यहाँ कहूंगी कि जो भी अमाउंट आप डिसाइड कर लेते हैं, एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए। अमाउंट कौन सा डिसाइड करेंगे कि मैं महीने में 2,000 रुपये बचाऊंगा, या मैं महीने में 5,000 रुपये बचाऊंगा, या एक रेंज बना लीजिए कि 2,000 से 5,000 बचाऊंगा। तो अगर आपने ये रेंज बना ली तो इसको कंपल्सरी फॉलो कीजिए कि मिनिमम 2,000 तो मुझे बचाना ही बचाना है, मैक्सिमम मैं 5,000 बचाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी महीने किसी प्रॉब्लम की वजह से या इमरजेंसी की वजह से ये नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 2,000 रुपीज मैं जरूर बचाऊंगा। तो एक अमाउंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो कि आप सेव करेंगे, और एक रेंज बना लीजिए। रेंज इज व्हाट इज लेस देन एंड मोर देन, कि कम से कम इतना जरूर करूंगा और इससे ज्यादा नहीं हो पाया तो एटलीस्ट इतना मैं जरूर सेव करूंगा। अब सवाल ये आता है कि हमें कितना सेव करना चाहिए, तो कितना अमाउंट होना चाहिए वो सेव करना चाहिए। तो आइडियली ये माना जाता है कि जितनी भी आपकी मंथली इनकम है
उसका 10% आपको सेव जरूर करना चाहिए। मंथली इनकम का मतलब हो गया कि अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपीज़ है तो आपको 2,000 रुपीज़ सेव करना चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है तो आपको 5,000 सेव करना चाहिए। इसी प्रोपोर्शनल में एटलीस्ट इतना अमाउंट जो है आप सेव जरूर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कि आपको कितना अमाउंट जो है वो सेव करना चाहिए और कितना अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए आपने इतना अमाउंट सेव कर लिया तो आप इस अमाउंट का करोगे क्या और इस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही वेल्थ क्रिएशन में हमारी मदद करता है कि हम इसमें से कितना अमाउंट सेव करेंगे और इसमें से कितना अमाउंट जो है हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका वेल्थ क्रिएशन का जो एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला इज थिंक, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट, यानी कि सोचिए, समझिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए कि पहले सोचिए, फिर समझिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करवाऊंगी एक वेल्थ क्रिएशन की। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन हमारा जो डिपेंड करता है वो किसी भी पर्सन की रिस्क एपिटाइट पर डिपेंड करता है। रिस्क एपिटाइट क्या होती है कि हमारी खतरा लेने की क्षमता। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क अवेजन होते हैं तो वो बहुत आसानी से रिस्क लेना पसंद करते हैं, खासतौर से हमारे यंग पीपल, क्योंकि उनके पास टाइम है, उनके पास एनर्जी है, उनको कॉन्फिडेंस है, तो वो सोचते हैं कि वो और कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क हो गया, लूज भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास इतनी लाइबिलिटी नहीं है। तो उनकी रिस्क एपिटाइट जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आप मिडिल एजेड पर्सन हैं तो मिडिल एजेड की जो रिस्क एपिटाइट है वो थोड़ा कम होती है, वो सेफ साइड चलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने मनी को लूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी एज ग्रुप के पर्सन हैं, ये आप कितना कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कितना वेल्थ क्रिएशन करेंगे, ये आपकी रिस्क एपिटाइट पर डिपेंड करेगा। आज आपको क्या करना है कि जितने भी लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, इस लेक्चर के बाद एक पेन और पेंसिल ले लीजिए और पेन और पेंसिल से 3 कॉलम अपनी कॉपी पर बनाइए, 1 2 3। पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे? पहले कॉलम में आप लिखेंगे माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब क्या है? वो गोल्स अपनी लाइफ के या वो विशेष जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, लाइफ के वो गोल्स और वो माइलस्टोन जो कि आप अचीव करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे। माइलस्टोन कैसे लिखेंगे आप? इसमें सारे माइलस्टोन आपको लिखने हैं आपकी मैरिज से लेकर के टिल रिटायरमेंट। जैसे कि आपका पहला माइलस्टोन है मैरिज, यानी कि आपकी मैरिज। मैरिज जो होगी वो किस एज में होगी? मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया, आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है कि ये माइलस्टोन आप किस एज में अचीव करेंगे। मान लीजिए कि आपने सोचा कि आपकी मैरिज जो है 28 या 30 साल के अंदर होगी, अगर आप बॉय हैं। गर्ल है तो 25 या 28 के बीच में होगी। और मैरिज के टाइम जो है आपको कितना मनी चाहिए होगा। तो अगर आपके माँ बाप आपकी मैरिज करने में समर्थ हैं और वो सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं और मैरिज के टाइम आपको और कोई खर्चा नहीं करना, तो आप सोचिए कि आपका ये माइलस्टोन इस वक्त क्या ज़रूरत है। आपको इस समय एक कार की ज़रूरत है। अगर कार भी आपके पास है तो आपको इस समय जो है हनीमून के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सारा खर्चा तो आपके मम्मी पापा कर देंगे, पर आपका एक विदेश में हनीमून मनाने का मन कर रहा है और आपको इसके लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए पैसा आपको खुद जोड़ना होगा। तो ये माइलस्टोन आपका क्या है उसको लिखिए। फिर ये माइलस्टोन किस एज में आप अचीव करेंगे उसको लिखिए। और इसके बाद जो है इस माइलस्टोन के लिए कितना पैसा आपको चाहिए। सपोज कीजिए मैंने हनीमून के लिए कहा, तो हनीमून के लिए आप ये प्लान करते हैं कि आपको 5 लाख रुपीज़ चाहिए। 5 लाख रुपीज़ चाहिए तो ऐसे केस में जो है 5 लाख रुपीज़ आपको चाहिए और 5 लाख रुपीज़ आपको इस माइलस्टोन के लिए चाहिए। दूसरा माइलस्टोन आपका क्या है? बच्चे। यानी कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको घर में केयर करने का प्लस इसको सेलिब्रेट करने का खर्चा चाहिए, सेलिब्रेशन का खर्चा आपको चाहिए। तो सेलिब्रेशन सबसे पहले आप ये देखिए कि ये माइलस्टोन आप किस एज में अचीव करेंगे। मान लीजिए ये माइलस्टोन आपने अचीव किया 30 से 32 की स्टेज में या 33 की स्टेज में, और इस दौरान आपको सेलिब्रेशन के लिए जो मनी चाहिए दैट इज 1 लाख रुपीज। तो इस दौरान आपको जो पैसा चाहिए इस उम्र में वो 1 लाख रुपीज के करीब चाहिएगा, क्योंकि आपको ये सेलिब्रेशन करना है।
इसी तरह आप अपने माइलस्टोन बताते चले जाइए। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल ये कुछ लिखे हैं, इसको बिल्कुल राइटली मत मान लीजिएगा कि यही आपके हैं। तीसरा माइलस्टोन जैसे आपका हो सकता है कि मान लीजिए आपने हाउस खरीदना है, अगर आपके पास माँ बाप का हाउस है वेल एंड गुड, पर अगर आपने हाउस खरीदना है और आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं तो नेचुरली आपका ये थर्ड माइलस्टोन होगा। और आप ये प्लान कर रहे हैं कि 35 ईयर्स तक एटलीस्ट मेरे पास मेरा घर होना चाहिए, और इस घर के लिए मुझे मिनिमम 50 लाख रुपीस चाहिए, और 50 लाख रुपीस में से मान लो मैं 40 लाख का लोन ले लेता हूँ तो मुझे 10 लाख का कॉस्ट मनी केवल अपने पास से चाहिए। तो ये माइलस्टोन में आपको 10 लाख का रुपीस चाहिए। इसी तरह आपके बच्चे का जब एडमिशन होता है, यानी कि जब वो 6 साल के आसपास होगा, अराउंड 36 की एज आपकी या 38 की एज के अराउंड जब होगा, तब आपको पैसा चाहिए और ये आपको 1 लाख के अराउंड चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट माइलस्टोन होगा। इसी तरह हायर एजुकेशन के लिए कब होगी वो बच्चों की, और आपके पास कितने बच्चे होंगे और उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा। इसी तरह मैरिज अगर बच्चों की होती है तो मैरिज के लिए आपको कितना चाहिए और कितना आपको पैसा चाहिए, और कब होगा ये माइलस्टोन, आप किस एज ग्रुप में अचीव करोगे और कितना पैसा आपको चाहिए, 50 लाख चाहिए, कितना चाहिए आपको। इसी तरह रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जनरली हम मानते हैं कि ये 60 ईयर्स की एज पर होता है। आजकल ये बात ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ने नई नौकरी में कोई भी पेंशन बंद कर दी है। प्राइवेट में तो ये पहले से ही बंद थी, लेकिन गवर्नमेंट में भी अब 2004 के बाद बंद कर दी गई है। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग 100% करनी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे, और रिटायरमेंट के बाद आपको जो मनी चाहिए वो एक साथ मनी चाहिए कॉर्पस फंड के रूप में, या आप उसे एन्युटी के रूप में चाहेंगे कि हर महीने आपको 20,000 रुपये मिलता रहे। तो उस हिसाब से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग करनी होगी। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आज सभी लोग करेंगे, जो भी हमारे यंग बच्चे हैं वो भी करेंगे, और जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं मिडिल एज पर्सन है, और अगर मान लीजिए उनके कुछ माइलस्टोन पूरे भी हो चुके हैं, मान लीजिए मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं, हाउस भी आप ले चुके हैं, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन है, लेकिन अगले माइलस्टोन बचे हुए हैं, तो आप इनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन माइलस्टोन्स के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। इसके बारे में आज लिखिए, अपने कॉपी पेन पर एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए और ये देखिए कि किस उम्र में आपको कितना मनी रिक्वायर्ड होगा। अब जो यहाँ पर वर्क करेगा वेल्थ क्रिएशन में, वो वर्क करेगा रूल ऑफ कंपाउंडिंग। रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? मनी के ऊपर मनी, मनी के ऊपर मनी, यानी कि जो आपने वर्क जिसके लिए वेल्थ क्रिएशन किया और जो मनी आया, तो जो इंटरेस्ट मनी आया वो आप यूज नहीं करोगे, बल्कि उसको आप तब तक इन्वेस्ट करते चले जाओगे जब तक कि आपका वो माइलस्टोन नहीं आ जाता और आप उसके लिए अचीव नहीं कर लेते। तो ये रूल ऑफ कंपाउंडिंग है। रूल ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू हम बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अब आता है कि आपने मनी सेव कर लिया, आपने प्लानिंग भी कर ली, अब समस्या है कि कहाँ पर इस मनी को इन्वेस्ट करें जिससे ये मनी बहुत जल्दी हमारा वेल्थ में क्रिएट हो जाए या हम बहुत जल्दी अमीर बन जाए। तो आपको इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पर करना है। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का आता है वो आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आप अपना पैसा चुप करके इसमें लगा लीजिए। वो लोग जिनकी रिस्क एपेटाइट जो है वो बहुत लो है, यानी कि वो बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहते हैं और बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम बेस्ट है। इवन जो लोग रिस्क लेना भी चाहते हैं उनसे भी ये एडवाइस की जाती है कि थोड़ा बहुत वो जो है वो गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट जरूर करें। अब आता है कि गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी, जैसे कि एनएससीज है, पीपीएफ है, कन्या विद्याधन योजना है, सुकन्या योजना, इसी तरह बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि हमें कितना पैसा जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स में लगाना चाहिए। तो जो लोग हाई रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिस्क लेने वाले भी हैं, उनको भी ये सलाह दी जाती है कि मिनिमम 15 से 20% आप जितनी भी सेविंग करते हो, मिनिमम 15 से 20% आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम का पैसा ना तो कभी डूबता है, रिटर्न आपको बेशक थोड़ा कम मिले लेकिन ये पैसा कभी डूबेगा नहीं, और रिटर्न आपको 100% मिलेगा और गारंटीड रिटर्न मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि जो जिनकी रिस्क एपिटाइट हायर भी है,
वो भी एटलीस्ट 15 से 20% अपना मनी जो है वो गवर्नमेंट स्कीम में जरूर लगाएं। और जिनका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल लो है तो वो इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, 80% तक लेकर के जा सकते हैं और वो सारा पैसा अपना गवर्नमेंट स्कीम्स में लगा सकते हैं। दूसरा एरिया जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब है जमीन जायदाद। आप सभी ने देखा कि बचपन शुरू से ही हमारे गाँव में और बड़े बुजुर्गों में जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने का शौक रहा है और वो ये कहते रहे हैं कि ये पैसा हमेशा हमारे पास एक सुरक्षित धन है जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है और इमरजेंसी के टाइम हमारे काम आता है। तो अगर आपका कॉर्पस फंड अच्छा हो गया है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये दूसरा अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है आपका गोल्ड यानी कि सोना। हालांकि लेडीज का तो इस मामले में बड़ा मजाक बनाया जाता है, लेकिन गोल्ड वाकई ही बहुत समय से हमारा इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन रहा है और लोग इसमें इन्वेस्ट करते आए हैं। लेकिन गोल्ड में उस तरह इन्वेस्ट मत कीजिए जिस तरह लेडीज करती हैं कि आप गहने खरीदें, क्योंकि इनको जब आप तोड़वाने जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। पुराने जमाने में जो लोग सही ढंग से गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे वो या तो इसके बिस्किट खरीदते थे या फिर कोई इसकी ईंट वगैरह बनी हुई खरीद लेते थे। लेकिन आजकल आपको ये भी खरीदने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। आजकल सबसे अच्छा तरीका जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इस समय गवर्नमेंट ने ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली भी हुई है और इसमें आप बड़ी सेफली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गवर्नमेंट की जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट एश्योर्ड रिटर्न तो आपको हर साल दे ही रही है। साथ में गोल्ड की वैल्यू में जितना भी एप्रिसिएशन होता है वो मनी इसके साथ आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें आपको पेपर गोल्ड के रूप में एक पेपर मिलता है जिसमें आपको ये श्योरिटी दी जाती है कि आपके नाम इतना गोल्ड खरीदा गया है और आपको मिनिमम 2.5% प्लस गोल्ड एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि व्यक्ति गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करे। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए ये माना जाता है कि अपनी सेविंग का 5 to 10% जो है आपको गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि हमेशा ही ये सेफ रिटर्न के रूप में माना जाता है। चौथा जो सब और ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है शेयर मार्केट। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है बिकॉज यहाँ पर क्या है, रिस्क है। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर आपको शेयर मार्केट देखिए कितनी तरीके का होता है, मैं आपको ये बताती हूँ। शेयर मार्केट 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें कि हम डायरेक्ट कंपनियों के जाके या कॉर्पोरेट्स के जाके शेयर्स खरीदते हैं। सपोज कीजिए आपने रिलायंस का खरीद लिया, आपने टाटा के शेयर्स खरीद लिए, आपने एल&टी के खरीद लिए, आपने बिरलास के खरीद लिए। जब हम डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के जाकर के शेयर खरीदते हैं तो इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पर हम स्टॉक एक्सचेंजेस से जाकर के शेयर्स को खरीदते हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं और यहाँ से भी आप जो है शेयर्स खरीद सकते हैं। और ये दोनों मार्केट जो बोले जाते हैं इसमें हम शेयरों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या डायरेक्ट अपना मनी लगाते हैं। तीसरे तरह का जो शेयर मार्केट होता है वो होता है म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में आजकल बहुत ऐड आ रही है कि म्यूचुअल फंड है ना, इसमें निवेश कीजिए ना। तो ये जो होता है ये बेसिकली इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें हम शेयरों में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि हम इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्क क्या है इन दोनों में और इसमें? देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो कभी भी इनमें डायरेक्टली निवेश मत कीजिए। इन दोनों में डायरेक्टली निवेश मत कीजिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सा शेयर ऊपर उठेगा कौन सा नीचे गिरेगा। आपका मनी डूब सकता है, इवन आपको हानि भी हो सकती है। अगर आपको शेयर बाजार की नॉलेज है तो आप इसमें निवेश कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है तो आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में इसमें निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि इसमें फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको शेयर मार्केट की बहुत नॉलेज होती है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं। आप मनी उनको देंगे और वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आपको बेस्ट शेयर खरीद करके आपके नाम कर देंगे, जिसमें कि रिटर्न मिलने की पूरी पूरी संभावना होगी। तो हमेशा जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है उन्हें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए और शेयर मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ की बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएशन आपके लिए हो सकता है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में 2 तरह के प्लान आते हैं।
पहले आते हैं डायरेक्ट प्लान और दूसरे आते हैं आपके रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या अंतर होता है? डायरेक्ट प्लान में हम सीधे जाते हैं और मार्केट से खुद ही जा करके वो म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। उसमें कोई बीच में एजेंट नहीं होता, कोई हमें सीधा हमने ऑनलाइन पेमेंट किया और वो हमने म्यूचुअल फंड खरीद लिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रिटर्न जो होता है वो हमेशा हाई होता है, हमेशा आपको हाई रिटर्न इसमें मिलेगा, क्योंकि कोई बिचौलिया है ही नहीं। आप डायरेक्ट ऑनलाइन गए और आपने जाकर के खरीद लिया। तो अगर आपको थोड़ी सी भी म्यूचुअल फंड की नॉलेज है और आप नॉलेज रखते हैं तो हमेशा डायरेक्ट प्लान लेने की कोशिश कीजिए। इसमें जो बेस्ट प्लान आते हैं वो बेस्ट प्लान एसआईपी प्लान आते हैं। बेस्ट प्लान एसआईपी प्लान कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको जो पहले बताया कि आप एक एक्सरसाइज करेंगे और अपने गोल्स डिसाइड करेंगे और माइलस्टोन डिसाइड करेंगे, तो जितने भी माइलस्टोन आप डिसाइड करते हैं उनके लिए आप एक सेपरेट एसआईपी प्लान ले सकते हैं। सेपरेट ऐसी प्लान कैसे? जैसे सपोज आपको कार खरीदनी है तो एक एसआईपी प्लान कार के लिए ले लीजिए। अगर आपको घर खरीदना है तो दूसरा एसआईपी प्लान आप घर के लिए खरीद लीजिए। अगर आपको हॉलीडेज बनानी है तो तीसरा आप इसी तरह कर लीजिए। देखिए, आपने देखा होगा सलमान खान की पिक्चर में वो 3 तरह की गुल्लक रखता है, मेरी बहन की शादी के लिए, दादी के ऑपरेशन के लिए, इसके लिए। तो ये गुल्लक नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसे भी प्लान आप रख लीजिए। कार खरीदने के लिए ले लीजिए, होम के लिए ले लीजिए, हॉलीडेज के लिए ले लीजिए। चौथा एसआईपी प्लान आप अपनी बच्चे की एजुकेशन के लिए लीजिए। पांचवा एसआईपी प्लान आप रिटायरमेंट के लिए लीजिए। इसी तरह जितने भी माइलस्टोन आपने बनाए हैं आप उन सब के लिए एसआईपी प्लान ले सकते हैं। और एक आपका जब प्लान पूरा हो जाता है और आपका वो माइलस्टोन पूरा हो जाता है तो उस एसआईपी प्लान को खत्म कर दीजिए और उसका मनी दूसरे में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरे होते हैं रेगुलर प्लान। देखिए, रेगुलर प्लान वो होते हैं जो कि एजेंट के थ्रू लिए जाते हैं। एजेंट के थ्रू आपके घर एजेंट आया, उसने आपको बताया कि ये प्लान बहुत अच्छा है, आप ये ले लीजिए, इस पे एश्योर्ड रिटर्न है। अगर वो आपका रिलायबल पर्सन है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो नेचुरली आप उसको मनी दे देते हैं और वो आपके नाम पे वो एसआईपी प्लान या वो प्लान खरीद लेता है। तो ये एजेंट, ये रेगुलर प्लान है और इसे हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि हम एजेंट्स के थ्रू करते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ निवेश किया जाता है? तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो दो तरीके से निवेश होता है। पहला है इक्विटी फंड में। इक्विटी फंड वो फंड होते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा होता है और जनरली इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे यंग इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। जो हमारे यंग अर्नर हैं, जो यंग बच्चे हैं कमा रहे हैं, उनको जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरे जो हमारे प्लान है वो है डेट फंड्स। म्यूचुअल फंड, जो डेट फंड का मतलब है जो कि कॉर्पोरेट्स को कर्ज देते हैं या डेट देते हैं और जब उन्हें इंटरेस्ट मिलता है या मनी मिलता है तो उससे आपको वो रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ये रेदर सेफ होते हैं क्योंकि इसमें एक एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी होती है। तो जो भी हमारे मिडिल एजेड पर्सन है या वो लोग जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते या कम रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हें हमेशा डेट फंड्स लेने चाहिए, कभी भी इक्विटी फंड्स नहीं लेने चाहिए। तो आप दोनों तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो डायरेक्ट प्लान लीजिए। अगर नहीं रखते हो तो एजेंट के थ्रू भी आप खरीद सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए एजेंट आपका रिलायबल होना चाहिए, तभी आप ये प्लान उससे लीजिए, अदरवाइज ये प्लान उससे मत लीजिए। नेक्स्ट जो आता है कि अगर आप अब इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो भी मनी आपने इन्वेस्टमेंट किया इसको करते टाइम आप क्या बातें ध्यान में रखोगे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको कभी भी कोई लॉस नहीं हो। इसमें पहला है कि कभी भी दूसरों की एडवाइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, स्पेशली एजेंट्स की। एजेंट्स आकर के आपको इतनी एल्योरिंग स्कीम बताएंगे, इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलना होता है इसलिए वो आपको एल्योर करते हैं। कई बार उन्हें अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, कई बार उन्हें अपनी जॉब बचानी होती है, तो वो इस तरह की स्कीम्स आपको बताते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट करा देते हैं और कई बार आपको लॉस हो जाता है और बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी दूसरों की एडवाइस के ऊपर इन्वेस्ट मत कीजिए, स्पेशली एजेंट्स के ऊपर। जब भी निवेश करना है तो वही फॉर्मूला अपनाइए जो मैंने आपको पीछे बताया है, थिंक, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट। सेकेंड, हमेशा अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके लिए कितना मनी रिक्वायर्ड है, इसके लिए मैंने आपको बताई कि आज सभी लोग मिलकर के एक एक्सरसाइज करेंगे जो पिछली बार मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड्स में बताई है।
कि 3 कॉलम बनाइए, पहले में अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरे में वो माइलस्टोन आप कब अचीव करेंगे, तीसरा कितना मनी आपको रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, और उसके हिसाब से आप अपनी हर नीड के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड चीज जो इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप फॉर्म में भरते हैं किसी भी, वो सारी आपकी अपनी हैंडराइटिंग में होनी चाहिए। एजेंट को या किसी दूसरे पर्सन को भरने के लिए कुछ भी मत दीजिए। हो सकता है वो आपको कहे कुछ और रहा हो, भर कुछ और रहा हो और कुछ और भर दे और बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो सारी इंफॉर्मेशन अपने हाथों से भरिए ताकि आपको ये पता हो कि आपने क्या इंफॉर्मेशन भरी है और आपसे क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। चौथी बात, हमेशा फॉर्म को फिल करने के लिए टाइम लीजिए। एजेंट आपको फॉर्म लाता है, सर मैं भर दूंगा, आप बस मुझे ये बताते जाइए, मैं भर देता हूँ, तुरंत भर देता हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए, ये आपका हार्डन नहीं है, ये डूबना नहीं चाहिए, इसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना टाइम लीजिए इस फॉर्म को भरने में। सारे क्लॉजेस को बड़े ध्यान से पढ़िए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है एजेंट के साथ डिस्कस कीजिए, लोगों से पूछिए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिए और तभी केवल साइन कीजिए। अदरवाइज इसके ऊपर आप इस फॉर्म को मत भरिए, ना ही साइन कीजिए। नेक्स्ट, जो भी फॉर्म आप भरते हैं, बैंक को देते हैं, एजेंट को देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, हमेशा उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए ताकि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को ओवरराइट ना कर सके, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज करके उसका मिसयूज ना कर पाए। तो हमेशा इस फॉर्म की एक कॉपी रखिए अगर आप ये चाहते हैं कि अपना आपका मनी सेफ रहे। नेक्स्ट चीज जो अक्सर इंडियंस नहीं करते कि अपनी फैमिली को अपने इंश्योरेंसेस के बारे में और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर बताएं। अक्सर लोग करते ये हैं कि इंश्योरेंस तो दे देंगे फैमिली के नाम, इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे, लेकिन उसे बताएंगे नहीं। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने बता दिया तो इनके कहीं दिमाग खराब ना हो जाए, उनके दिमागों में ये डाल दिया जाता है। लेकिन माइंड यू, ध्यान रखिए, भगवान ना करे कभी आपको कुछ हो जाता है और ऐसे केस में अगर आपकी फैमिली को नहीं पता कि आपने उनके नाम इंश्योरेंस करा रखा था, तो पता चला कि वो इसका बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे और सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ क्योंकि LIC के पास आज भी 15 लाख करोड़ रुपीस ऐसा है जो कि अनक्लेम्ड है, जिसे कोई क्लेम ही करने के लिए नहीं आया, क्योंकि लोग अपने घर वालों को ये बात बताते ही नहीं है कि उन्होंने बच्चों के नाम इंश्योरेंस करा रखा है या फैमिली के नाम इंश्योरेंस करा रखा है, कितना करा रखा है और पेपर्स कहाँ रखे हैं। अपना हार्ड एंड मनी पॉन्जी स्कीम्स में मत डालिए या चिट फंड में मत डालिए, किटीज में मत डालिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हाई रिटर्न के लिए हम अपना हार्ड एंड मनी जो होता है वो पॉन्जी स्कीम में डाल देते हैं, चिट फंड कंपनी में डाल देते हैं, किटीज में डाल देते हैं और हमारे साथ धोखा हो जाता है, फिर हम बाद में पछताते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिए। आपको रिटर्न भले ही थोड़ा कम मिले, लेकिन कभी भी अपना मनी इन चिट फंड या किटीज में मत डालिए। ध्यान में रखेंगे तो मुझे पूरा एश्योरेंस है कि आप न केवल अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाएंगे, बल्कि आप जो है एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी कर पाएंगे और एक सुखी लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि हम इंडियंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, Indians, we talk too much, we listen too much, we advise too much, but we don't implement. हम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए जो मैंने आपको इस वीडियोस में बताई हैं, एंड डेफिनेटली आई एश्योर यू आप एक अच्छा फ्यूचर और अपनी फैमिली को और अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस मेंटल पीस भी दे पाएंगे।